Assalamu alaikum and very good evening to all distinguished guests. It is indeed my honor to welcome you all to the 7th Annual General Body Meeting of Healthcare Device Association of Pakistan. प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब राशिद साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। जनाब राशिद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम सब जमा हुए हैं 7वीं एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग एचडैप की। दैट वाज अ विज़न जो कि 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले अ विज़न वाज बोर्न और जो आज ट्रांसफॉर्म हो गया है एक इंडिविजुअल कोलैबोरेशन में, और हमने इसको अपनी एसोसिएशन को एक ऐसे रिमार्केबल स्टेज पर लाए हैं जहाँ पर इसको मोस्ट वाइब्रेंट कर चुके हैं हम लोग। और हर साल हम इसके अंदर मज़ीद इनोवेशन और कोलैबोरेशन जमा कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एसोसिएशन एक ऐसी प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ से एक कलेक्टिवली वॉइस क्रिएट की जा सकती है। इस एसोसिएशन के सफ़र में बहुत से लोग शुरू से हमारे साथ रहे और इसके साथ साथ इसकी जो तमाम एक्टिविटीज़ थी वो हम करते रहे। प्रोग्राम के साथ साथ हम उन तमाम चीज़ों को अपने उसमें कवर करेंगे। अपने अगले एजेंडे पे जाने हैं जिसमें है अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन और उसके साथ उनकी अब मंजूरी। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा हमारे ऑडिटर्स जनाब राकिब बिलवानी साहब से, जो कि बिलवानी साहब के साहबजादे हैं, जो अकाउंट्स स्टेज पर आएँ और अकाउंट्स प्रेजेंट करें ताकि हम अकाउंट्स अप्रूव करवा के अपने प्रोग्राम को अगले स्टेज पर लेके जाएँ। राकिब बिलवानी साहब आप भी अगर चाहें स्टेज पे या उनको बुलवा लें ताकि हम इसको अकाउंट्स को फाइनल कर सकें। जी आ जाइए। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अकाउंट्स के बारे में भी बात करते हैं और मैं थोड़ी सी एक दो अशार भी सुनाने की जुर्रत करूँगा बाद में। तो पहले तो यह है कि उमर भाई ने मुझे अकाउंट्स में जब अप्रूवल के लिए मैंने भेजा तो उन्होंने कहा कि इसमें एक क्वेश्चन था इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर। तो हमारी एचडैप जो है वो एक एसोसिएशन है। अब टैक्स जो है वो ये कह रहे थे कि फ़ाइनल है, तो जब फाइनल में ले जाएं या एक्सपेंस में चार्ज कर लें तो फिर मैं साइन करूँगा। तो मैंने फिर दोबारा देखी अपनी किताबें, तो उसमें यह है कि बड़ा मज़ा है, यानी कि उसमें दो राहें निकलती हैं कि अगर आप कहें कि ये फ़ाइनल नहीं है तो वो भी साबित हो सकता है, और अगर आप कहें कि ये फ़ाइनल है तो वो टैक्स वाले तो कहेंगे हाँ ठीक है फ़ाइनल है, टैक्स दे दो, ख़त्म करो। तो फाइनल जो है ना अपने भाईजान उमर साहब, ये इंडिविजुअल्स के केस में फ़ाइनल है और लिमिटेड कंपनीज़ में फ़ाइनल नहीं है। तो हम जब इनकम टैक्स कमिश्नर या अपील कमिश्नर के कमरे से निकलते हैं तो हमेशा हम वो दो रास्ते पे होते हैं कि ये करें या ये करें। तो अब आज क्योंकि वो बेटा अकाउंट्स प्रेजेंट करेगा, लेकिन मैं आपको दो अशार दे दूँ क्योंकि कवाली का मूड बन रहा है ना, आज कवाली है। तो जब वो वहाँ कमिश्नर या इनकम टैक्स ऑफिसर के कमरे से बाहर निकलते हैं तो फिर हमारा ये ख्याल होता है कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा,
एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं किधर इधर जाऊं या उधर जाऊं। ठीक है जी, अब मेरा बेटा बताएगा। आओ। सर इस उम्र में आप सीधा घर ही जाएं तो बेहतर। Assalamu alaikum. Alhamdulillah, we've made it successfully through another year. So as we all know, HDAP is a non-profit entity, and it's been about 8 years now. And the objective, we are all well aware of what the objectives are. So just an introduction. And it's the chairman and the directors serve on a volunteer basis. So getting to the, I'm not going to make you go through the whole accounts. Just going to highlight the main features. The statement of financial position, as it's called in a non-profit, instead of a balance sheet, which is the same thing. It reflects the true affairs of the company, and importantly, the expenditures that were incurred were consistent with the objectives of the association. Okay. The total assets last year we had 12 million, about 13 million, and this year they grew to 14.5. Liabilities increased a little bit also. Now, if we deduct the liabilities from the total assets, we get the net assets, which grew about 2 million from last year. So the liabilities are very low compared to the total assets, which gives us a healthy position of the net assets, which is pretty good. All right, these were our subscriptions last year and this year. So nothing that outstanding there. Only the fact that legal and professional fees, on account of legal and professional fees, we received a hefty amount last year, which was not needed this year. So that made the total receipts decline a little bit as compared to last year. It was 13 million from 13 to 10. So that was on account of the legal fees. The expenditures, North Office started this year, I believe. So last year, North Office did not have any expenditures, and this year it did. So that made the expenditures go up a little bit. However, advertisement expenses were not there this year. Compared to last year, HDAP published some appeals in the press, I believe. So that was last year. This year, it wasn't there. Legal and professional fees last year were higher. This year a bit lower. Okay. So the surplus after expenses, last year got 3.3 million got transferred because most of it was collected on account of legal and professional fees. And this year's surplus is 1.6. This goes into the balance sheet. Okay. So that was a quick nutshell. If you have any questions or anything, we are here to assist you and answer any queries. अगर अकाउंट्स के में किसी का कोई मेंबर्स का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। वैसे अच्छी बात तो नहीं सवाल करना, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल हो तो वो बिल्कुल पूछ लें। एक चीज़ मैं और वाज़ेह कर दूं कि पिछले 8 साल से इस एसोसिएशन के माली उमूर की सियाह व सफ़ेद की ज़िम्मेदारी मुझ नाहक पर आ पड़ी है, और अब तक पता नहीं इसी सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। तो ये अकाउंट्स कई दफ़ा नज़र से गुजरे हैं और इसको इस साल भी हम नहीं बना के प्रेजेंट किया है। तो अगर आप मुझे हाउस में से 2 चाहिए अकाउंट्स अप्रूवल के लिए, एक ताकि एक साहब उसको नॉमिनेट कर दें और एक उसको सेकंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. The next agenda is appointment of the auditor for the next fiscal year. बिलवानी साहब ने अपनी फर्म को दोबारा ऑफ़र किया है अपॉइंटमेंट के लिए, तो इफ़ द हाउस अप्रूव्स तो हम बिलवानी साहब और इनकी फ़र्म को अगले साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए दोबारा ऑडिटर अपॉइंट कर लें, अगर हाउस अप्रूव्स। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू बिलवानी साहब, आपका शुक्रिया, आपने अकाउंट्स में और ऑडिट सिलसिले में हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया। इस तरह की एसोसिएशंस में ये चीज़ें एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि जो सिर्फ वाज़ेह चीज़ इस मुल्क में है वो अनसर्टेनिटी है ना, तो बिल्कुल उसके हिसाब से 2 रास्ते निकलते हैं, हमें वो रास्ता लेना है जिस रास्ते पे कोई इसमें ना जाए।
तो ये उस पर वो जा रहा है। मुझे याद आया, मैं रिसेंटली एक फ़्लाइट में मेरे साथ एक फ्रांसीसी कपल बैठा था। जो फ्रांस के जो साहब थे उनका ताल्लुक़ फ्रांस की फ़ौज से था, मैंने पहले भला क्लियर कर दूं। और उनके साथ उनकी खातून बैठी थी। उन्होंने मुझसे वो बात करते हुए कहा कि जितना ख़र्चा हमारी ख़वातीन बनाव सिंगार में करती हैं, इतना तो टोटल हमारी फ़ौज का बजट भी नहीं है। तो इसमें वो खातून ने मुझसे पलट के कहा कि जितने कारनामे हमारे मशहूर हैं, इतने तो इसकी फ़ौज के भी नहीं हैं। बात ये, फिर मैं कह रहा हूँ कि फ़्रांस की फ़ौज की बात हो रही है, इसलिए इसको फ़्रांस की फ़ौज तक ही महदूद रखिएगा। अहमद फराज ने कहा था कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ये दोस्त हम जुदा हो जाएं। अगर फराज आज होते तो वो ये कहते, इससे पहले कि लापता हो जाएं, क्यों ना ये दोस्त हम जुदा हो जाएं। हमारा अगला एजेंडा है लीगल एडवाइज़र को अपॉइंट करना अगले साल के लिए। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब मलिक फैसल साहब से कि वो स्टेज पे आएँ और ताकि वो हमारे साथ उस पर अपॉइंटमेंट करें। मलिक साहब भी हमारे साथ काफ़ी सालों से हैं और तमाम गलत मशवरे सही कीमत पे हमको दिया करते हैं। तो एजेंडा है अगले साल के लिए इनकी रीअपॉइंटमेंट का। आई जस्ट नीड एन हाउस कंफर्मेशन फ्रॉम दिस रीअपॉइंटमेंट। मसूद भाई, जफ़र भाई, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। जी सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। ये जितने भी मशवरे होते हैं ना जी, उमर साहब इस तरह कह रहे हैं कि गलत, तो मशवरा वकील के लिए कोई गलत नहीं होता। वक्त और टाइम होता है, उसको हमने ठीक प्रेजेंट करके ही बना के प्रेजेंट करना होता है। लेकिन कानून की एक उसके अंदर बाउंड्री के अंदर ले जा के हम उस चीज़ को लेके आते हैं ताकि आपके जितने भी आने वाले जो मसाइल हैं, जो आपसे सवालात हों, वो सवालात उन जन्म लेने से पहले ही ख़त्म हो जाएं। तो मेरा साथ तकरीबन कोई 8 साल से है, तो इंशाअल्लाह ताला आगे अपॉइंटमेंट होगी। मैं उसको शुक्रिया अदा कर दूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है। नहीं, वोटिंग नहीं करवाई ना आपने, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। जी सॉरी, मैंने कहा अपॉइंटमेंट की वोटिंग नहीं करवाई ना, फिर मैं आगे शुक्रिया भी अदा कर दूँ। आप बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। रीअपॉइंटमेंट करवाया ना इनका, तो हाँ हो गया ना जी, उसमें हो गया, रीअपॉइंटमेंट हो गया सर आपका। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें सर, बिल्कुल ले लें। एक दफ़ा मैंने इनसे पूछा कीमत की जमा क्या होती है, इन्होंने कहा कयामत। जी, द नेक्स्ट एजेंडा इज़ परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एचडीएफ की जो करंट ईसी हमारी है, जिसका टेन्योर अभी ख़त्म हुआ है, तो उनकी इस पूरे 2 साल में जो भी कारकर्दगी रही उसका एक समराइज पिक्चर, और उसके साथ साथ जो एक्स चेयरमैन है हमारे, जो अब साबिक चेयरमैन हो गए, वो उस पूरी एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे। मसूद साहब इस एक्सटेंडेड पीरियड में पूरे चेयरमैन रहे हमारे 2 साल, और अब जब इनका अपना घर बन गया तो ये अब चेयरमैन नहीं है, अब ये इसके बाद फिर उसमें है। तो मैं गुजारिश करूंगा मसूद भाई से कि वो आके और अपनी इस साल 2 साल की अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करें ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। फिर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, थैंक यू वेरी मच उमर। और इस दफ़ा ना हमारे साथ एक अजीब वाक़या हुआ है। हमारे पास 2 उमर हैं, एक यू वाले हैं और एक ओ वाले हैं। तो अब हमें ये पता करना होता है ये यू वाले उमर हैं और ये ओ वाले उमर हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगी। इदरान, आई थिंक यू शुड ज्वाइन आल्सो। हम उस पर देख लेते हैं हमने क्या किया पिछले। इस दफ़ा ये हुआ कि 2 साल के लिए लास्ट ईयर जब ये एक्सटेंशन हुई कि इस दफ़ा के जो भी चेयरमैन्स होंगे वो 2 साल के लिए होंगे, तो वो हमने तकरीबन 2 साल का कवर किया। हमारे साथ अदनान हैं, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन, अहमद भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे वाइस चेयरमैन। तो क्विकली हम बताएंगे आपको कि लास्ट हमने क्या क्या किया है पिछले उसके अंदर। ये हमारी लास्ट जो मीटिंग हुई थी चौपाल रेस्टोरेंट कराची में, उसकी कुछ क्लिप्स आपको नज़र आएंगी। नेक्स्ट। बहुत सारे चेहरे आज भी हमें नज़र आ रहे हैं। इट वाज अ डिफरेंट एनुअल मीटिंग थी।
क्वेश्चन आंसर सेशन डेफिनेटली आज भी हम करेंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो भी आप लोगों के वो होंगे हम उसके एक पैनल बनाकर जो भी लोग उसमें शामिल रहे आपको प्रॉपर इसके रिप्लाई किया जाए। एक्टिविटीज़ हमने क्या की, हमने आपको पता है कि एवरी ईयर हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ होती हैं उसके पर मंथ एक ना एक मीटिंग्स होती हैं। तो 12 मीटिंग्स हमारी थी, उसके बाद फिर हमारी एक स्टैंडिंग कमेटीज़ बनी होती हैं। तो हम एवरी अल्टरनेट मंथ स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग करते हैं। ऑनलाइन ज़्यादा हुई, कोविड के बाद से ये ट्रेंड रहा। तो ये सारी मीटिंग्स जो हमने की, उमर दिस हैज़ टू बी डन, तो बहुत सारा टाइम जो है वो आपका लगेगा आगे जो नई कमेटी आ रही है। फिर हमने जो स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाई हुई थी उसमें देखिए, ये इसको थोड़ा सा रोकिएगा ज़रा, तो स्टिल उसमें यहाँ पर हमारा थोड़ा सा वो रहा कि हमने स्टैंडिंग कमेटीज़ बहुत सारे ही बनाई, लेकिन कुछ कमेटीज़ ने बहुत अच्छे काम किए, कुछ कमेटीज़ ने टाइम नहीं दिया। तो ये एक ज़िम्मेदारी थी। इस साल भी हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमेटीज़ को कम किया जाएगा। ये कमेटीज़ बनी थी और इन कमेटीज़ में से देखिए कि काम करने का नतीजा ये हुआ है कि जिन लोगों ने काम किया वो आज माशाल्लाह से अच्छी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे भी आ रहे हैं। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है कि आप एक दफ़ा कमेटी में आ जाते हैं, फिर आप काम शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ऑब्जर्वेशन होती है कि एचडेप क्या क्या काम कर रही है, और फिर नेक्स्ट स्टेज ये होती है कि आप एक एग्जीक्यूटिव उसमें पोजीशन पे आ जाते हैं। और आज उमर ने सिरिंज और इंजेक्शन सेफ्टी अफेयर्स को देखें लीड किया और आज वो माशाल्लाह से हमारे नेक्स्ट इंशाल्लाह चेयरमैन बनेंगे। नेक्स्ट ये बहुत सारी हमने कमेटीज़ बनाई हुई थी जिसमें इलेक्ट्रोमेडिकल, पेपरा अफेयर्स, ताइवान, स्टेंट्स वाली चीज़, फैसा भी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने भी बहुत काम किया इस दौरान में, कार्डिक से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें थी। फिर हमारी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग्स हुई वो तमाम आईवीडी में सिराज साहब थे, फरखंदा थी, इन लोगों ने बहुत काम किया। बाकी ये कार्डिक से रिलेटेड मीटिंग्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि नेक्स्ट एजेंडा यही होगा कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को हमने सपोर्ट करना है ताकि ये किया जाए। अच्छा, 2 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग्स भी हमने की इस दौरान में, क्योंकि जब भी कोई एक ऐसा मसला कोई आ जाता है कि जिसको फ़ौरन ज़रूरत होती है कि हम इसको एड्रेस करें, तो हम उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग्स के तौर पे वो की जाती हैं। तो इसमें हमारी ये 2 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग्स भी हुई इस साल के दौरान। जी, एक्सपो सेंटर्स में हमेशा हम पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल भी अगले महीने हमारा स्टॉल, हमारा बूथ होगा उसमें हेल्थ एशिया में। वहाँ पर तमाम लोग हमारे पास आते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर डिस्कस भी करते हैं, हम लोग इंगेजमेंट भी करते हैं अपने मेंबर्स के साथ। आगे चलिए, ये कुछ पिक्चर्स हैं, हमारे वहाँ पर बूथ होता है एचडेप का, तो जितने हमारे मेंबर्स होते हैं वो तमाम वहाँ पर मुलाकात हो जाती है उनसे। जी जी, आगे हमारी ये बहुत सारी जूम्स मीटिंग इस पूरे साल में, 2 साल में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहे और उस मीटिंग्स में हमने पार्टिसिपेट किया। अच्छा जी, इसमें उसके बाद फिर कुछ हमने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी शुरू की। हमने आईबीए के कुछ स्टूडेंट्स आए हमारे पास एचडेप के दफ्तर में रिगार्डिंग हेल्थ केयर, उनका एक प्रोजेक्ट था, तो हमने उसके उनको भी थोड़ा गाइड किया कि हाउ वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके दौरान में। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस किए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों के लिए भी कि उन्होंने देखा कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्या क्या कर रही है। तो ये एक छोटा सा हमने वो प्लान किया था। अब जो मेन चीज़ें जो शुरू हुई कि ड्रैप के साथ हमने मीटिंग्स शुरू की, तो ये जब लास्ट दैट मीटिंग वाज, बहुत सारे चेहरे यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सीईओ ड्रैप के साथ वहाँ हमने मीटिंग की। उसमें जो ये इश्यूज़ थे एक्सटेंशन वाले, आपको पता है ये सबसे बड़ा एक इशू एक्सटेंशन वाला है। तो दैट मीटिंग वाज इन इस्लामाबाद, जब ये इनकी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं ड्रैप वाले लोग। नेक्स्ट, उसके बाद जनाब ये डेलीगेशन फिर हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से हम कंबाइन करके जाते रहे हैं ड्रैप के साथ मीटिंग करने के लिए। और यहाँ से हम अब शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने डिस्कस करनी है कि, और इसी के लिए मैं आपसे चाहूँगा भी कि कोई भी क्वेश्चन आंसर होगा तो वो भी हम कर लेंगे। तो अदनान थोड़ा सा इसके बारे में तफसील बताते रहें कि हमने क्या किया।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जब ये लास्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी 2 साल पहले 1 साल के लिए इलेक्ट हुई और 1 साल के बाद उसको एक्सटेंशन मिल गया, तो हमारे पास सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज वही था जो कि आज इस वक्त है। यानी 2 साल पहले हम इसी वक्त सितंबर के मंथ में इसी तरह एक जगह जमा थे और दिसंबर के अंदर डेडलाइन ख़त्म हो रही थी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की, और हम सब का कॉमन कंसर्न यही था, बिगेस्ट चैलेंज एट हैंड वाज कि भाई एक्सटेंशन अगर होगी तभी बिज़नेस कंटिन्यू होगा, अदरवाइज़ बिज़नेस कंटिन्यू नहीं होगा। विच इज़ वाई जब ये हमारी कमेटी फॉर्म हुई तो हमने जो अपना रोड मैप उस वक्त दिखाया, मुझे याद है, उस पर हमारे पास द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज सितंबर 2022 और बाय दिसंबर वी वर एबल टू गेट द एक्सटेंशन। वो उसके ऊपर एक जंग हुई ऑफ कोर्स, जो ड्रैप के साथ मीटिंग्स एंड द लीगल लिटिगेशन, एंड देन वी वेंट इनटू अ लीगल लिटिगेशन जिसके अंदर सीईओ ड्रैप को कॉल किया गया कोर्ट में, एंड अल्टीमेटली कोर्ट्स ने डायरेक्शन ली फॉर एक्सटेंशन ऑफ timelines. So if you'll ask me what is the biggest achievement of this committee of last 2 years, I believe the biggest achievement that we ensured that our business continues. And this is the reason why we are here today as well, because the business continuity थी वो इंश्योर हुई। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो 2 साल का जो टाइम था वो दोबारा गुजर गया है, और ये भी एक अलग बात है कि जो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन अभी भी बहुत सारी पेंडिंग है, स्पेशली ए और बी की तो बारी नहीं आई है और सी एंड डी के अंदर भी स्टिल पेंडिंग है। सो दिस इज़ वेयर फ्रॉम वेयर वी एक्चुअली स्टार्टेड। इन दिसंबर में एक्सटेंशन लिया हमने, बिजनेस को इंश्योर किया आगे बढ़े। फ्रॉम देयर ऑन जो हमने जितनी भी ड्रैप के साथ मीटिंग की है उसके अंदर हमें ड्रैप से एक हर दफ़ा ये एक फीडबैक आता रहा कि हमारे पास तो कोई पेंडिंग एप्लीकेशंस नहीं है। आई मीन अगर इसमें भी इस तरह लिखा हुआ है, जो ड्रैप की तरफ से क्लेम ये था कि जी वी आर लेफ्ट विद ओनली हार्डली 300 एप्लीकेशंस ऑफ क्लास सी एंड डी, एंड दिस वाज लास्ट ईयर जनवरी। अब हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं था। अब हम उनसे कहें कि जी हमारे मेंबर्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, तो वो कहते जी हमारे पास तो है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी आर सिर्फ 300 के करीब एप्लीकेशंस हैं और वो भी हम बहुत जल्द प्रोसेस कर रहे हैं। इसके लिए फिर हमने इसका हल ये निकाला कि देन वी आस्क्ड यू आवर मेंबर्स एंड एवरीवन कि जी आप सब लोग अपना डेटा शेयर करें और हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे विद ड्रैप। देन दोज कंपनीज हु हैड शेयर्ड देयर डेटा, एंड दोज वर अबाउट लाइक 20+ कंपनीज, उन्होंने अपना डेटा शेयर किया, एंड देन वी सबमिटेड अ डॉक्यूमेंट टू ड्रैप इंडिकेटिंग कि ये XYZ कंपनी है, इनकी ये ABCD एप्लीकेशंस इस डेट से पेंडिंग है। दैट एक्चुअली पुश्ड ड्रैप एज वेल, उनको एक प्रेशर आया कि जी अब डॉक्यूमेंट होना शुरू हो गई हैं चीज़ें, और उसके बाद उन्होंने उन एप्लीकेशंस को भी किसी हद तक टेकअप करना शुरू किया। हैविंग सेड सो, सिचुएशन अभी भी किसी हद तक वही है, बिकॉज ड्रैप हैज़ इट्स ओन इश्यूज एंड चैलेंजेस एंड शॉर्ट कमिंग्स। तो जो की मैटर्स थे उसके अंदर ऑफ कोर्स एक्सटेंशन ही था, वो 2 साल का पीरियड यहाँ पे गुजर चुका है। हमने जो MDR और IVDR का एक्सटेंशन है अप टू 2027-28, इसको भी ड्रैप के कानों तक पहुँचा दिया है। द वे ड्रैप ऑपरेट्स इज़ प्रीटी डिफरेंट दैन द वे द बिजनेसेस ऑपरेट्स। तो बिजनेसेस में आप सब लोग ज़्यादातर या तो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर आप लोग सारे कॉरपोरेट्स हैं, तो आप लोग क्विक डिसीजन लेते हैं। ड्रैप का बिकॉज इट्स अ सरकारी इदारा, तो उस ड्रैप द वे इट वर्क्स इज़ कि पहले एक दफ़ा उनको कान में बात डालनी पड़ती है, उसको फिर वो लेके सो जाते हैं, फिर जागते हैं, फिर उनको दोबारा जगा के बताना पड़ता है, अल्टीमेटली दे एक्चुअली टेंड टू मेक अ डिसीजन। तो ये जो 2027-28 वाली बात है, ये भी ड्रैप को बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। एंड द वे ड्रैप ऑपरेट्स और एनी अदर गवर्नमेंट हमारा जो ब्यूरोक्रेसी काम करती है वो इस तरीके से कि अगर नज़र भी आ रहा है कि ये कैटास्ट्रॉफी होने वाली है, लेट्स सपोज इन दिसंबर में, तो नवंबर में वहाँ कोई पैनिक नहीं होगा, वहाँ इस वक्त कोई इशू नहीं है जी, अभी तो दिसंबर में होना है, और दिसंबर में अगर 31 दिसंबर को होना है तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में क्यों परेशान हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो हमारे बहुत सारे मेंबर्स थोड़ा सा परेशान ये होते हैं कि ये अभी तक क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर, बट द वे दे ऑपरेट इज़ कि जी वो सर पे आ जाएगा फिर हम कोई काम करेंगे। तो ये सारी बातें ऑलरेडी कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर दी गई हैं, एंड एज पर आवर लास्ट कम्युनिकेशन विद ड्रैप वी आर वेरी मच होपफुल
कि अगेन बिकॉज ए और बी स्पेशली ए और बी की एप्लीकेशन सारी पेंडिंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह या इंशाअल्लाह ताला ए एंड बी के एक्सटेंशन पे इंशाअल्लाह ताला उमर एंड हिज टीम विल वर्क एंड वी आर वेरी मच पॉजिटिव दैट वी विल गेट द एक्सटेंशन फॉर ए एंड बी एट लीस्ट। या इसलिए कि मैं ये थोड़ा सा बता दूं आपको कि हमारी जब लास्ट मीटिंग हुई थी जुलाई में, तो एंड वी हैव ऑन वेरी सीरियस नोट, तो सीईओ ड्रैफ्ट ने ऑलरेडी हमें बता दिया था कि जी क्लास सी और डी की भी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, तो हमने क्लास ए और बी को तो अभी शुरू भी नहीं किया है। तो उनका आइडिया ये था कि जी नवंबर में हम उनके साथ एक मीटिंग करेंगे और उसमें उनसे दरख्वास्त करेंगे। एंड जो लास्ट अभी मीटिंग हुई है उन्होंने उसमें इंडिकेशन भी दी है कि वी आर गोइंग टू एक्सटेंड, और हमारे पास न्यूज़ ये है कि दिसंबर 2025 तक की क्लास ए और बी की खाली एक्सटेंशन जो है वो हो जाएगी। लेकिन अगेन वही हम, मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर फिर बात कर रहे होंगे कि भाई कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है। आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि यार किसी भी तरीके से, और मोस्ट ऑफ द आपको पता ही है कि यहाँ पे लोग बैठे हैं कि बिज़नेस कोशिश की थी कि हर्ट ना हो किसी भी तरीके से। क्लास ए और बी की भी एक्सटेंशन अगर 2025 तक हो जाती है तो हमारे लिए ये होगा कि कम से कम बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। क्लास जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है उसके लिए हम लगे हुए हैं बिल्कुल। इस वक्त तो ये हाल है, जो लोग इस्लामाबाद से आए हैं या जो ड्राइव के साथ इन टच हैं, कि उनके पास अभी इस वक्त तो डायरेक्टर ही कोई नहीं है, तो एंड दे आर विदाउट एनी एमडी डायरेक्टर। अभी नया अपॉइंट होंगे, सीईओ साहब कराची में मौजूद हैं आज यहाँ पर। वो मैंने उनसे कोशिश भी की थी कि किसी तरह, लेकिन वो ऑलरेडी इंगेज हैं किसी एक उसके अंदर, ऑलरेडी वो कमिटेड हैं किसी उसमें जाने के लिए। तो वी आर रियली होपफुल कि हम इस बिज़नेस को कंटिन्यू रखें, और यही प्रेशर अब आपकी टीम ने और बाकी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो जारी रखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में कुछ ज़रूर हम आपसे बात और करेंगे, अभी तो हम सिंपल ये बता रहे हैं कि हमने क्या क्या इसमें किया है। जी, जो क्लास ए और बी की प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी स्पेशली जो क्लास ए है उसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग इज़ बीन जनरेटेड विद ड्रैप, सो दे आल्सो अग्री कि जी क्लास ए की इनलिस्टमेंट नीड्स टू बी सिंप्लीफाइड, और उसका एक इनिशियल फ्रेमवर्क भी उनके साथ शेयर हो चुका है। बट अगेन जिस तरह मैंने कहा कि वो जब तक सर पे नहीं आती, जब तक एक्शन नहीं लेते, तो वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनलिस्टमेंट ऑफ क्लास ए प्रोडक्ट्स। उसको ऑफ कोर्स कंटिन्यू करना पड़ेगा, न्यू एग्जीक्यूटिव कमेटी को फॉलो अप करना पड़ेगा, बट वी आर वेरी मच पॉजिटिव दैट वन द क्लास ए प्रोडक्ट्स इनलिस्टमेंट विल बी सिंप्लीफाइड ए, एंड नंबर टू इट शुड बी डन इलेक्ट्रॉनिकली। सो आपको जो ये फिजिकल सारी फाइल सबमिट कराना, सारे डोजियर सबमिट कराना, उसकी ज़रूरत इंशाल्लाह ताला नहीं पड़ेगी। हाउ लॉन्ग इट विल टेक इट डिपेंड्स के किस तरीके से चीज़ें मूव ऑन करती हैं, बिकॉज दैप इट सेल्फ दे हैव देयर ओन जिसको लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ पे। उसका बैकग्राउंड बता दूं मैं कि क्लास ए और बी के लिए देखें, जो रूल्स चेंज करने के लिए तो कैबिनेट्स में, और इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, तो उसमें जो फॉर्म्स हैं वो इन्होंने अथॉरिटी ले ली भी है ड्रैप के लोगों ने कि वो फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने हमसे एक मांगा था कि जो फॉर्म्स हैं क्लास ए और क्लास बी के, उसको सिंप्लीफाई करके हम सबमिट कर दीजिए। तो वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड दैट, कि वो अगर फॉर्म्स को वो सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारी ये जो इनलिस्टमेंट है ए और बी की, ये ज़रा जल्दी हो जाएगी। तो उसको ज़रा फॉलो अप करना हमने आगे। तो बेसिकली ड्रैप के साथ तो जो कम्युनिकेशन है ये तो ऑलरेडी कंटिन्यू रहेगा, और हर दफ़ा जब आप जाते हैं तो सब अच्छा की रिपोर्ट होती है, ऑल इज़ वेल, और सारा चीज़ें ठीक हो चुकी होती हैं। उसके बाद एक्शन लेने में ऑफ कोर्स इट टेक्स देम अ लॉट ऑफ टाइम। ट्रेड कमिश्नर एम्बेसी ऑफ बेल्जियम, ये थोड़ा सा हमने एफर्ट किया था कि हम थोड़ा सा अदर देन since HDF is growing, अब 7वें-8वें साल में आ गया है, and initially when HDF was formed, तो of course the biggest objective and challenge was to handle those regulatory issues. Though still we are at the stage whereby the regulatory issues are our prime concern, still लेकिन अब हम कोशिश करने लगे हैं साथ साथ कि हम other than regulatory कुछ और काम भी कर सकें। तो थोड़ा बहुत जैसे हम ये बेल्जियम के ट्रेड कमिश्नर के साथ हमारा we had a meeting and then we met them as well during Arab Health just to facilitate trade between Belgium and Pakistan. और उसमें जो कंपनीज बेल्जियम की थी उनको हमने कोशिश किया था कि यहाँ के लोगों को पता चले, यहाँ के जो लोग हैं उनको पता चले कि बेल्जियम में किस तरीके से काम कर सकते हैं।
तो दिस इज़ अ प्रोसेस जो कि हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत फैसिलिटेट कर सकें और आगे बढ़ा सकें। इस सिलसिले में कुछ मीटिंग्स और भी हुई थी जिसके अंदर हमने टर्किश एम्बेसडर के साथ मिले थे, आबिद वाज देयर एज वेल, और टर्किश के एम्बेसी जो थे उनके लोगों से मिले थे, और उनको भी हम कोशिश कर रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्बेसीज जो हैं उनके लोगों को साथ लेके आएँ, हम अपने लोगों के साथ बैठाएँ और आपस में जो ट्रेड है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ है उसके अंदर ईज़ हो सके और फैसिलिटेट हो सके। सामान शिफा फाउंडेशन is a foundation which is primarily working for manufacturing and manufacturing of local industry of medical devices. It's an NGO, Dr. Shahid Noor ne form ki hai. They have brought together a lot of stakeholders, काफ़ी aggressively काम कर रहे हैं. Of course, HDEP is also a part of it. We also facilitate them. And I believe इस एंड पे ऊपर अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है. Objective ये है because Pakistan is primarily an import driven company when it comes to medical devices. So as much as we could kind of facilitate whereby local manufacturing of medical devices could take place, तो इससे अच्छा पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं होगा. When I say so, a lot of people think कि अच्छा मैं तो import करता हूँ, अगर मैं इसमें चला गया या लोग इस तरह चले गए तो हमारा क्या होगा? Please be assured, आप लोगों के businesses को कुछ नहीं होगा. India is 10 times bigger country than us when it comes to medical devices as well. Or India export a lot of medical devices and manufactures a lot of medical devices. और मैं देख रहा था इंडिया का data, even as of today, India manufactures only less than 20% of medical devices which are used in India. Still 80% of medical devices in India are imported. So same goes with us. हम तो like 98-99% इस तरफ import based हैं, but हमें we need to think beyond only import only, and we need to facilitate local manufacturing as well. और उससे हमारे businesses को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला. और इंशाल्लाह ताला अगर हम local manufacturing करेंगे तो of course foreign exchange में support कर सकेंगे. और दूसरा ये कि हम जो importer लोग हैं, we are in this field, so we should be the next, I think, local manufacturing companies. तो उसके लिए definitely हमने facilitate करना है अपने तमाम members को. गवर्नमेंट से भी बात करेंगे कि हमें, I think सामान शिफा is already doing, इनका एक कंप्लीट पेपर सबमिट होने वाला है, उसमें हम पार्ट बनने जा रहे हैं. ये इस्लामाबाद में एक पाक हेल्थ एक्सपो में अहमद साहब ने ये प्लान किया था और ये बड़ी अच्छी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने तमाम चैलेंजेस जो भी थे पाक चाइना से रिलेटेड उसको डिस्कस किया था. तो ये IDEP इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दैट. जी आगे चलें. जनाब सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में इसी तरह ही, क्योंकि ये भी एक बड़ा अच्छा होता है कि जहाँ पर भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है तो वो लोग भी अब इसको IDEP को एज ए एंटाइटी जो है ना बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं. तो इन्होंने बुलाया था वहाँ पर जितने भी बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं उनके साथ, ये PEC के चेयरमैन भी वहाँ थे, बाकी लोग भी मौजूद थे. तो मौका मिला हमें वहाँ पर IDEP के बारे में भी और यंग उसको बायोमेडिकल्स को हमने सपोर्ट किया कि अगर वो चाहते हैं कि इंटर्नशिप करना तो हमारी डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो वहाँ पर आएँ और आकर जो है ना वो इंटर्नशिप करें. जी जो हमने कार्डियोलॉजी की बात की, फैज़ साहब यहाँ मौजूद हैं, तो आपको पता ही है कि वो कार्डियोलॉजी में, क्योंकि ये अभी इसके बाद जो एक टॉपिक आएगा वो सेल टैक्स वाला, तो उस दौरान में हमने बात की थी. यहाँ पे जनरल क्यानी साहब कराची तशरीफ़ लाए थे तो हमने पूरी एक टीम ने मिलकर उनके साथ मीटिंग की थी, तो ये उसकी डिस्कशन की थी हमने. जी Yeah, of course, जो GST was the biggest concern for the entire industry. और of course मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इस पे जो लोग नॉन कार्डियोलॉजी वाले हैं वो स्टिल अनहैप्पी हैं, स्पेशली IVD हमारा एक मेजर सेक्टर है, IVD इज़ ऑल्सो अनहैप्पी. बट स्टिल वही वाली बात है कि जब आप सब कुछ नहीं मिलता आउट ऑफ, जब आप 10 चीज़ें मांगते हैं तो 10 की 10 हमेशा 10 की 10 ख्वाहिशात पूरी नहीं होती. बट एटलीस्ट आई बिलीव कि इट वाज लाइक हाफ ग्लास वाली बात है कि GST वाज इम्पोज ऑन एंटायर मेडिकल डिवाइसेस. उसमें से एटलीस्ट कार्डियोलॉजी इज़ नाउ back to its own position whereby cardiology is exempted from GST. The rest of the medical devices and IVD are of course are kind of suffering from GST. अब ये एक फाइट है जो कि कंटिन्यू हो रही है आगे. ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर हम खामोश होकर बैठ गए हैं और उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है. बट ऑफ कोर्स इट्स अ बैटल विच नीड्स टू बी फॉट. और उसके ऊपर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरी मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर से GST की यूनिफॉर्म हो जाए और सब्सिडाइज्ड हो जाए जस्ट लाइक फार्मास्यूटिकल. तो ये ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी है जो कि आगे चलता रहेगा.
जी, ये हमने जो सेमिनार किया था लास्ट, जब ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया था, तो उसके बाद बहुत सारे हमारे कुलीग्स का ये ठीक है जी, अब ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया है तो हम इसको कैसे अपना पार्ट बनाएंगे, और उसमें तो वी डिड अ वेरी गुड सेमिनार ये जुलाई 2024 में आफ्टर इम्प्लीकेशन ऑफ दिस जीएसटी, कि कैसे अपने तमाम मेंबर्स को हमने फैसिलिटेट करना था कि कैसे ये पार्ट बनाएंगे, कितनी इसमें प्राइसेस बढ़ जाएंगी, क्या होगा। और इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ये भी हुआ कि तमाम आईवीडी के जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे वो एक साथ बैठे और हमने तमाम इंस्टीट्यूशन को कोशिश की और तमाम एंड यूज़र को कि एक प्राइसेस जो है वो बढ़ाई जाए। आई थिंक 90% हम उसमें कामयाब हुए कि तमाम प्राइसेस जो हैं वो हम कुछ ना कुछ बढ़ाने में कामयाब हुए। अगेन उसका फ़ायदा यही हुआ कि एचडैप की वजह से तमाम लोग एक जगह बैठे और जो एंड यूज़र थे उनको भी अंदाज़ा हुआ, हमने लेटर्स भी सबको लिखे। हमने जो ये जीएसटी के उसके ऊपर हमने बेइंतहा कोशिश की कि किसी भी तरीके से इसको वापस किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामयाबी नहीं हो सकी आईवीडी के केस में। बट स्टिल जैसे हमने बात की कि अब हमारा प्लान डिफरेंट हो गया। अब हमारा प्लान ये हुआ, ये तमाम मीडिया में हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की और उसके बाद कोशिश की कि शोर मचाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने। तो ये सारी वो क्लिप्स हैं जिसमें हमने मीडिया में जाकर बात की सेल टैक्स के बारे में आईवीडी में। ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हुआ था, इट्स वेरी फेमस डॉन पे। ये इन्होंने एक्सक्लूसिवली अराउंड 20 मिनट्स का एक प्रोग्राम किया रिगार्डिंग दिस जीएसटी टॉपिक पे, क्योंकि जनरल पब्लिक ने अल्टीमेटली सफ़र किया उसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिर्फ बता दूँ इसमें कि दिस मे बी द नेक्स्ट चैलेंज सेल टैक्स वाला। अब हमारा जो मोटो है वो ये है कि तमाम के तमाम जीएसटी जो मेडिकल डिवाइस है उस पर से जीएसटी को ख़त्म किया जाए, नॉट ओनली आईवीडी, क्योंकि जिस तरह फार्मास्यूटिकल में इन्होंने एक सिंगल डिजिट जीएसटी किया हुआ है। तो अब हमारी मीटिंग्स हुई हैं, आई थिंक लास्ट सेनेट के जो हेड हैं जो हेल्थ केयर के, उनसे एक मीटिंग हुई हमारी। उन्होंने ये कहा है कि जी यस, अगले एजेंडे में हम इसको अनलेस ये आईएमएफ का ये अप्रूव हो जाए, जब तक, तो उन्होंने साफ कहा था कि जब तक ये आईएमएफ का वाला ये अप्रूव नहीं होता जब तक हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते। वंस इट इज़ अप्रूव्ड उसके बाद हम आपको बुला के इस पे बात करेंगे कि मेडिकल डिवाइसेस जो हैं कम से कम उस पे जीएसटी को सिंगल फिगर कर दिया जाए लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो दिस इज़ अ चैलेंज जो आपको एक ये करना पड़ेगा। उसके साथ जो हमने जितना भी हमने वर्क किया वो विल सपोर्ट यू और बताएंगे आपको कि कहाँ किस तरह किया जा सकता है। जी, एफपीसीसीआई के साथ ऑफ कोर्स हम हर साल ही कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं। एफपीसीसीआई जो कि इट्स अ बिगर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स हमारी हर दफ़ा रिप्रेजेंटेशन होती है। दिस ईयर आबिद मनियार इज़ नॉमिनेटेड एज एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑफ एफपीसीसीआई, और एफपीसीसीआई में उसके अलावा हमने एक हेल्थ केयर कमेटी भी बना दी है मेडिकल डिवाइसेस की, जिसकी पहली मीटिंग हो भी चुकी है। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारे यहाँ वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, वही हम एफपीसीसीआई के प्लेटफॉर्म से भी टेकअप करें, उनको आगे लेके चलें, उसको एफपीसीसीआई के प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। ओके, कमिंग टू मेंबरशिप, जो कि डोमेन है शाहान का और उनकी टीम का। 150 मेंबर्स प्लस हमारे ऑलरेडी एनुअल सब्सक्रिप्शन हो चुकी थी हमारे पास मार्च 31 तो, और अप टिल नाउ 173 पेड मेंबर्स हैं, क्योंकि 150 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फॉर इलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डीजीटीओ के साथ हमारा रिलेशनशिप की। न्यू मेंबर्स हमारे पास इस साल माइक्रोपोर्ट साइंटिफिक, परफेक्ट मेडिकल सिस्टम, नेशनल एंटरप्राइजेस, and the worldwide scientific Intrex company and Suhail Corporation. So we welcome all of these new members and thanks them for joining the HDEP platform. HDEP election. इलेक्शन का स्केड्यूल सर आप लोग के पास शेयर हो चुका है। वो सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, और जिस तरह पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है और पूरी सब चीज़ें आज़ाद हैं, इस तरह पाकिस्तान में की तरह HDEP के भी इलेक्शन जो होते हैं मुकम्मल आज़ादी के साथ होते हैं, कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होती, और हर एक को हक़ होता है इसके अंदर अपने आप को नॉमिनेट करने का और लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का। तो इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस हुई, जिन लोगों ने नॉमिनेट किया अपने आप को, उनके जिनके फॉर्म्स नामजदगी कागजात नामजदगी जो है वो पहुंच गए इलेक्शन कमिश्नर तक और अप्रूव हो गए।
वो एलिजिबल थे। पता नहीं इस दफ़ा ऐसा क्यों हुआ कि समहाउ जितनी नंबर ऑफ़ सीट्स थी उतने ही लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से वो सारे के सारे लोग अनअपोज्ड जो है वो इलेक्ट हो गए। तो इंटायर EC इज़ इलेक्टेड अनअपोज्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। उसके बाद EC सिलेक्ट करती है अपना चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन एंड भाई ये सारे काम इलेक्शन कमीशन को करने दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, आएंगे ना। ओके, लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट यहाँ पर देखिए, तमाम अनाउंसमेंट की जाती हैं वाया ईमेल, मेरा ख्याल है सबको मिलती हैं, क्या कहते हैं वो ईमेल्स के यार इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुश्किल काम ज़रूर है, यहाँ पे खड़े होकर साल के बाद आपको पेश करना पड़ता है अपने आप को कि हमने क्या किया, लेकिन टाइम चाहिए उसके लिए और आप लोगों की एफर्ट्स भी चाहिए। क्यों आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि मैक्सिमम लोग उसके अंदर आइए। देखिए एसोसिएट्स में 4 सीट्स थी, 4 लोगों ने सिर्फ कागजात नामजदगी जमा करवाए, वाई नॉट? कोई 15-16 लोग होते तो फिर उसके बाद फिर हम उसका इलेक्शन भी होता। तो लोग शायद बातें करने में बहुत ज़्यादा और उसमें मैसेज लिखने में कि ये नहीं किया तुमने, ये नहीं किया। अब हम 2 साल के बाद आई विल बी ऑन द सेम पोजीशन, अब मैं लिखूंगा कि क्या किया उमर नेक्स्ट ईयर या बाकी जो कमेटीज़ होंगी, अब वी आर इन द सेम पोजीशन। लेकिन अल्टीमेटली दिस इज़ नॉट द गोल। आइडिया ये है कि यार आप लोग आगे आएंगे, कुछ काम करेंगे। आई एम रियली हैप्पी, अलवी साहब इधर मौजूद हैं इस दफ़ा, नहीं उसमें फैज़ याकूब साहब आए हैं, ज़फ़रुल्लाह साहब आए हैं लाहौर से। हमने लाहौर, इस्लामाबाद कोशिश की है कि इस दफ़ा की जो EC बने वो होल पाकिस्तान इसमें कवर हो रहा हो। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी हैव डन फ्रॉम लास्ट 2 years, और मुझे एक दफ़ा पहले भी मौका मिला था। तो एक चीज़ और की है हमने, शायद हमने ये कहा है कि जी अब कोई चेयरमैन रिपीट नहीं होगा, तो गुड बाय आपको यहाँ से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चेयरमैन कोई नया, हर दफ़ा नया ही मिलेगा आपको, ताकि लोग मैक्सिमम लोग इसमें आएँ, क्योंकि 2 दफ़ा मुझे मौका मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड कोशिश की है कि जितना भी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ आप लोगों के लिए, और बिल्कुल अपनी ज़ात को बालाए ताक रखते हुए, बड़ी मुश्किल से उर्दू थैंक यू देखते गए। थैंक यू वेरी मच जनाब। थैंक यू मसूद भाई। इन्होंने ऐलान ये कर दिया है कि कोई भी चेयरमैन दूसरी दफ़ा नहीं आ सकता। इस ऐलान के अंदर आप देखें तो बारीक लफ्ज़ों में लिखा हुआ है तीसरी दफ़ा आने पे कोई पाबंदी नहीं है। तो ऑन बिहाफ ऑफ द रिटायरिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड ऑफिस बेयरर्स, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन। अहमद जमान यहाँ पे मौजूद हैं, मसूद अहमद मौजूद हैं, और हमारी पूरी इंटायर जो EC रिटायर हो रही है उन सबका शुक्रिया। बेस्ट विशेस फॉर द न्यू EC, न्यू ऑफिस बेयरर्स। मैं एक सिर्फ एक बात कह के ख़त्म करना चाहूँगा कि ये इट्स द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज होता है कि जब इस टाइप का कोई प्रोग्राम होता है या कोई इस टाइप की सोशल गैदरिंग होती है तो एवरीवन इज़ चार्ज अप एंड एवरीवन इज़ अवेलेबल, आपने टाइम भी निकाला, सब कुछ किया। बट नेक्स्ट वीक व्हेन यू हैव योर ओन चैलेंजेस, ओन बिजनेस, ओन टारगेट्स टू हैंडल, उस वक्त टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट द न्यू EC कि आप तमाम लोग कम से कम आज कमिट करके जाएं कि यू विल सपोर्ट द न्यू ऑफिस बेयरर्स 100% एंड यू विल मेक श्योर दैट यू गिव टाइम। टाइम देंगे आप तो उसके बाद सारे काम हो सकेंगे, अगर आप लोगों ने टाइम नहीं दिया तो बड़ा चैलेंज रहेगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू मसूद भाई। जो रिटायरिंग हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी वो अब रिटायर होने के बाद अगला एजेंडा हमारा न्यू है। जिन जिन लोगों ने इस पूरी EC में काम किया, इन तमाम मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कुछ ने ज़्यादा बढ़ कर लिया, कुछ ने ज़्यादा चढ़ कर लिया, लेकिन हिस्सा सबने अपने अपने तौर पे लिया। हमारा अगला एजेंडा है इलेक्शन कमिश्नर की रिपोर्ट। जैसा कि आपको ब्रीफ किया कि इस साल हमारे इलेक्शन हुए इस दफ़ा, और वो इलेक्शन में हमने पूरी कोशिश की कि इलेक्शन की स्पेलिंग ELECTION हो, ILLACTIO ना हो। तो हमने पूरी कोशिश से उसको इलेक्शन तक ही रखा है। मैं दावत दूंगा जनाब अरशद नईम साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और इलेक्शन की रुदात और इलेक्शन की समरी आप लोगों तक प्रेजेंट करें, ताकि इसके बाद हम उनको करें। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब, प्लीज़ स्टेज पर। अस्सलाम वालेकुम।
अदनान की पूरी कोशिश थी कि वो सब कुछ कर ले, लेकिन वो उतार दिया गया यहाँ से। बताना तो वो चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी ही आ गई सामने के लोगों ने कहा कि हट जाओ, दूसरों को भी चांस दो बोलने का। Okay ji, I will be announcing the election results for the year 2024-26. As usual, एक कमेटी बनाई जाती है जिसको पिछले साल शुरू से ही मैं हेड कर रहा हूँ फिलवक्त। उसके बाद अब आगे क्या होता है देखते हैं। मेरे साथ सईद ज़िया साहब थे और हुज़ैफ़ा साहब थे। हुज़ैफ़ा साहब मेरे साथ ही हैं। 11 वेकेंट सीट्स थी। उसके बाद 2 वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए इलेक्शन होना था और फिर इन 13 मेंबर्स ने ऑफिस बेयरर्स को इलेक्ट करना था। इसके आगे वाला थोड़ा सा तो इतना ने जैसे कि मैंने कहा बता चुके हैं कि इलेक्शन हुआ नहीं। इलेक्शन कमीशन मेंबर रिसीव 4 नॉमिनेशंस of associate category and 11 nominations of corporate category for the election of executive committee members. Papers को scrutinize किया गया and declared valid by election commission. Corporate category में 4 nomination of corporate category for the election of executive committee members were withdrawn. हमारे पास एक्चुअली 11 आए थे और हमें 7 हमारे इसमें थे, तो 4 लोगों ने विड्रॉ कर लिया, जिसके बाद 7 लोग रह गए थे। और जो हमारा इसकी कैटेगरी थी एसोसिएट की, उसमें 4 ही लोगों ने अप्लाई किया था, तो वो चारों सेलेक्ट हो गए थे। 4 लोगों के नॉमिनेशन विड्रॉन के बाद हमें इलेक्शन की जो ज़रूरत थी वो नहीं पड़ी। ये 4 लोग हैं जो एसोसिएट कैटेगरी में आए हैं। शहान इरशाद अली, उन्होंने सबको बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ऑलरेडी एचडैप के लिए, और जैसा कि मसूद साहब ने कहा कि जो हमारे लोग हमारे साथ काम करते आए हैं अब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो शहान इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। हमीद खान साहब भी, हम सब जानते हैं हमीद खान साहब को कि वो भी बहुत शुरू से लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह कुछ पोजीशंस के ऊपर। मुफ्ती सरमद अलीम, न्यू ब्लड नाउ, और मेरे साहबजादे हैं, ये भी इस कैटेगरी में आ गए हैं इस टीम में, और शहबाज साहब फ्रॉम रावलपिंडी इस्लामाबाद। कॉर्पोरेट कैटेगरी में ज़फ़र हाशमी, नोन टू एवरीवन सिंस लॉन्ग। उसके बाद जैसा कि फिर बात हुई सैयद उमर अहमद साहब। अब पिछले वाले उसमें जो अभी मसूद साहब ने स्लाइड्स दिखाएं उसमें मैंने देखा कि वो बहुत सारे काम कर रहे थे, तो नाउ अभी हम देखते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है लेडीज़। डॉक्टर सुलेमान अलवी भी फर्स्ट टाइम आए हैं इसमें। शकील शेख साहब को हम सब जानते हैं कि उन्होंने हमारी एसोसिएशन को बनाने के लिए खासा काम किया था। ज़फ़रुल्लाह अलवी साहब, इनको मैं पहले जानता नहीं था, लेकिन एचडैप के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा लिखा करते हैं, कुछ ना कुछ। जैसे मसूद ने कहा ना कि अब मैं लिखूँगा, तो मसूद साहब अब आप इनके लिए लिखा कीजिएगा। ये बहुत लिखते हैं, तो मैं देखता रहता, तो देखता हूँ, इतना आता मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। वो भाई मैंने इसको बोला है कि 2 अलग अलग कैटेगरी बना लो, एक ऑफिशियल लोग लिखा करें और एक जो है जनरल हो जाए, जिसको जो करना वो करे। बिकॉज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन आता है तो वो इतना आता है कि क्या करा जाए समझ में नहीं आता। उसके बाद मोहम्मद आबिद याकूब साहब फ्रॉम फैसलाबाद और फैज़ याकूब, ये लोग भी नए हैं अब एसोसिएशन के इन ओहदों के लिहाज से आगे हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में। इंशाअल्लाह ये ख़ासी नई टीम मुझे लग रही है इस दफ़ा, पिछले जो दौर था। ओके, 2 वुमेन एंटरप्रेन्योर जो चाहिए थी हमें, 2 ही ख़वातीन ने उसमें अप्लाई किया था,
डॉक्टर तस्मिया अबीर बिल्लू, हम सब इनको जानते हैं बिकॉज पहले भी एसोसिएशन में रह चुकी हैं, जा ही नहीं है शायद, मुझे नज़र नहीं आ रही बिकॉज उनके यहाँ शायद कोई शादी है बिल्लू साहब के यहाँ। और एडेन नसीम खान फ्रॉम जॉनसन एंड जॉनसन, वेलकम ऑन बोर्ड। अच्छा जी, आगे जब हमें अपने इन लोगों को अपॉइंट करना था तो ज़फ़रुल्लाह अलवी साहब ने सिर्फ अप्लाई किया था वाइस चेयरमैन के लिए, इसलिए इसके लिए कोई बैलेटिंग नहीं हुई और ज़फ़रुल्लाह अलवी साहब जो हैं वो वाइस चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए भी सिर्फ जो हमारे पास वो आई थी, किसी ने अप्लाई किया था, डेट वॉज इरशाद साहब, शहान इरशाद। और शहान इरशाद जो हैं कभी मेरे साथ यहाँ खड़े होते थे, आज माशाल्लाह खासे आगे बढ़ गए हैं, तो वी द सीनियर वाइस चेयरमैन। कंग्रेचुलेशन शहान। ओके, यहाँ तक की कहानी वो थी जहाँ हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ कागजात चेक करने पड़े। इनिशियल नॉमिनेशंस चेयरमैन के लिए जो थी वो 2 आई हमारे पास, 1 सीट ज़ाहिर के होती है। 2 लोगों ने अप्लाई किया, उमर अहमद साहब फ्रॉम सहाया इम्पैक्ट्स और शकील अहमद शेख साहब, हमारे एक चेयरमैन, सब में पहले चेयरमैन शुगर बाय डायग्नोसिस के। क्या हुआ ये देखिए, वेकेंट सीट 1, ऑब्वियसली नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स 11, 13 वोट्स थे, 2 लोग आए नहीं थे हमारे, जो कि दे वर आउट ऑफ सिटी, शायद डॉक्टर अलवी नहीं थे और एक और साहब हमारे नहीं आए थे, 2 लोग नहीं थे, बट दे आर अवेलेबल टुडे। तो आपके वोट नहीं डाले गए बहरहाल। तो रिजेक्शन तो कोई वोट का नहीं, वो होना भी नहीं चाहिए इस स्टेज के ऊपर, बिकॉज सब पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, जो हमने वोटिंग हुई उसका रिज़ल्ट नीचे लिखा हुआ है। 11 वोट्स में से 10 वोट्स जो हैं दैट वाज सिक्योर्ड बाय मिस्टर उमर अहमद, और सिर्फ 1 वोट था शकील साहब का। तो ऑफ कोर्स उमर साहब हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एचडैक। मुबारक हो उमर साहब, खड़े हो जाइए तो आपको देखा जाए। आपको नहीं बुलाया मैंने यार, मैंने वो वाले उमर को बुलाया है। ओके, तो उमर साहब से अभी हमें खासी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। ही इज़ एनर्जेटिक यंग मैन और वी बिलीव के इंशाल्लाह ये नई चीज़ें करेंगे हमारे लिए और सिर्फ वादे नहीं रखेंगे इंशाल्लाह। या ये है उमर साहब, दिखाना उमर साहब को, ऐसे ही मिल दो, दिखा दिया उनको। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया उधम भाई। अर्शद साहब काफ़ी अरसे से इलेक्शन कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और ये एक थैंकलेस जॉब होती है, बहुत बहुत शुक्रिया उसमें यह काम करते हैं। इस दफ़ा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने भी इनका नाम मांगा है, लेट्स सी देखें वो इनको ये किस तरह सर्व कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ से रिटायर के बाद। द नेक्स्ट एजेंडा इज़ ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ द न्यू इलेक्टेड ईसी। मैं कोशिश करूँगा एक मरतबा फिर अरशद भाई ज़रा स्टेज पे आएंगे ताकि वो ओथ के लिए मैं इनको नाम कॉल आउट करूँ और आप इनसे फिर ओथ लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं पहले एसोसिएट कैटेगरी से। मैं तमाम न्यू इलेक्टेड ईसी मेंबर्स को स्टेज पे डाउनलोड करूँगा। सबसे पहले शहान इरशाद, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। अब्दुल हमीद खान साहब, मुफ्ती सरमद अलीम, मोहम्मद शहबाज साहब, कॉर्पोरेट कैटेगरी से डॉक्टर सैयद ज़फ़र हाशमी साहब, मिस्टर ज़फ़रुल्लाह अलवी साहब,
आबिद याकूब साहब, सुलेमान अलवी साहब, फैज़ याकूब साहब और शकील अहमद शेख साहब। नहीं है। इसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योर से डॉक्टर तस्मिया बिल्लू, अगर वो स्टेज पर हॉल में हैं तो वो स्टेज पे लें, पार्किंग में। एंड मिस ईडन नसीम खान। जैसे कि इन्होंने बताया था, न्यू एसी है, काफ़ी नए लोग भी इस दफ़ा पहली दफ़ा एसी में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हैं। हम सुलेमान अलवी साहब हमारे पुराने दोस्त थे, अच्छे खासे लोग थे, लेकिन इंसान को बिगड़ते हुए कितनी देर लगती है, आज एसी में आ गए। ओके, अच्छा, इसमें ओथ में 2 जगह पर फिल इन द ब्लैंक है। सर वो मैं अभी उनको बोला था, लेकिन वो तस्मिया का इंतज़ार करना है या नहीं करना? आप पूछ लो ना, फिर वो दोबारा उनका आना, फिर आपको वहाँ लेना। फिर चलो तस्मिया को नहीं, लेकिन कौन रह गया? नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं इसको रहा था जी। सैयद उमर अहमद साहब, सर प्लीज़। नाम नहीं ले रहा था उमर का। आ जाए जी अर्शद साहब। ओके जी, इसमें 2 जगह पर फिल इन द ब्लैंक है। आई विल स्पीक इट आउट, तो आप लोगों ने अपना नाम लेना है और पोजीशन पे अपने पोजीशन के साथ, उसके बाद मैं आगे पढ़ता जाऊंगा। आई हैविंग बीन इलेक्टेड अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान डू। तस्मिया इज कमिंग। वो कह रहे हैं पहुंच रही हैं, इसीलिए मैं वेट कर रहा था उनका। श्योर, प्रैक्टिस कर ले यार, थोड़ा सा टाइम है, मेरे ख्याल में अदनान को दोबारा बुलाया जी। मज़ा नहीं आ रहा, आपने चेक किया ग्राउंड में? चले, वो कह रहे हैं कि उमर भाई के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही चेयरमैन बन गए, एक मेंबर ने इनसे पूछा, सर कैसा रहा आपका ये इसी का तजुर्बा? उनसे उन्होंने कहा कि यार आप फिक्र ना करें, मैं आपके तमाम मसाइल हल कर दूंगा। तो उन्होंने कहा जी मेरा तो कोई मसला ही नहीं है। कह रहे मैं अपने चेयरमैन बनने के बाद आपकी बात कर रहा हूँ, जैसे ही मैं चेयरमैन बनूंगा आपके मसाइल शुरू हो जाएंगे। जो मसूद भाई ने इनको पहले ही कह दिया है। तो कल से जो मैसेजेस अदनान को आते थे, वो फिर अब मैसेजेस अदनान और मसूद भाई पोस्ट करना शुरू कर देंगे। और जी डॉक्टर तस्मिया बिल्लू आप ऊपर आ जाइए स्टेज पर। आप लेट हो या यूनुस लेटता है? इनका पेपर जी अर्शद भाई। ओके, आई विल बिगिन अगेन। डॉक्टर तस्मिया, जिसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ऑब्वियसली आपने खुद फिल करना है। आई Sayyid having been elected appointed to the position of chairman of the Healthcare Devices Association of Pakistan of the Healthcare Devices Association of Pakistan, do hereby solemnly promise and swear do hereby solemnly promise and swear that I will consciously that I will consciously and faithfully discharge to the best of my ability the duties and responsibilities of this office, that I will uphold and defend the association's constitution and bylaws and bear true faith and allegiance to the same,
same, that I will obey that I will obey and enforce the laws, and enforce the laws, rules and regulations, rules and regulations, and policies of the association, and policies of the association, that I will actively participate and support that I will actively participate and support all associations' activities and programs, all associations' activities and programs, including those including those that shall hereinafter that shall hereinafter be adopted, be adopted, that shall benefit my association that shall benefit my association in general in general and the members in particular, and the members in particular, and that I shall impose this obligation shall impose this obligation upon myself voluntarily and without any mental reservation and without any mental reservation or purpose of evasion. So may Allah help me. So may Allah help me. Thank you. आप लोग की एक ग्रुप फोटो होगी सर. उमर भाई चलें जी. The next agenda is a brief welcome address of the new chairman HDAP. मैं दावत दूंगा जनाब सैयद उमर साहब को प्लीज़ स्टेज पर आएँ और अपनी नौज़ायदा कमेटी और उसके बारे में और अपने मिशंस के बारे में थोड़ा एड्रेस करें. As we said, we have a time constraint, but try कीजिए जितना जल्दी कोशिश करें इसको possible कर सकें. Please welcome सैयद उमर अहमद. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chairman and Executive Committee members, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First and foremost, I would like to thank Almighty Allah for bestowing this honor upon me on becoming the 5th chairman, I hope I got the number right, 5th chairman of Health Devices Association, Pakistan. I'm extremely grateful to the Executive Committee of 2024-2026 for electing me as your chairman. Before this election was taking place, there was a desire from many members that a fresh, young face
needs to come forward and represent HDAP. So I was, no. So last month I turned 46 and I was thinking that it can't be me. Maybe fresh, but certainly not young. But I belong to a generation, we are referred to as Generation X. So I thought the members were looking for someone probably from Generation Alpha or probably Generation Z. But nevertheless, one thing that I do take solace in is the fact that I am, as of today, the youngest chairman of HDAP. I have been associated with HDAP for the past 4 to 5 years. I started off being a member, which of course I still am. And during this time, I also got to head 2 committees. And this allowed me a bird's eye view on how the association is run. I am extremely grateful to all the previous chairmen of HDAP, starting from Sheikh Shakil Saab, from Masood Saab, Dr. Zafar Hashmi Saab, Naeem Chaudhry Saab, who have, and the executive committee, the previous executive committee members as well, who have mentored me along the way, who have encouraged me to take leadership roles within HDAP, and then gave me the confidence to run for the post of chairman of HDAP. Without a doubt, HDAP has come a long way forward, but as they say, there's still a long way to go. What makes the executive committee this time around very unique, that it is a blend of youth, of fresh faces, of fresh ideas, out-of-the-box concepts, and it also has vast experience as it has 3 chairmen part of it. So I think I consider myself very lucky to have these members as part of the executive committee and whom I will rely on every day. We all have, a lot has been done. One of the best things about HDAP that I have seen over the years is that whatever good is happening, the next board takes that forward. We are so used to seeing when the next, I promise myself I'll not make a political speech, but usually what we see here is that whenever the next government comes, they totally roll back whatever good the previous government did. But unfortunately, in HDAP, we have this policy of continuing the good work that the previous boards have done. And mashallah, a lot of good work has been done, and our board and our executive committee will take that forward as well. But we also have some plans as well. We just shared a few things, a few ideas, which I've jotted down, and I would like to share with all of you as to how we would like to proceed in the next 2 years. If you can play the slide, please. Who's playing the slide? So, see here. First of all, what is our objective? And this is a very general one. Our main goal is to connect everyone in the medical device, health device industry. We will work together to share knowledge, set important standards, and support policies that benefit our industry. Now, for any association to grow, it has to be internally strong. And that is one of the aims that our executive committee will be really focusing on. What do I mean by internally strong? Well, we have listed a few points, and I'll briefly share them. Member engagement. I think over
the last year or so, there are some members throughout Pakistan who feel disgruntled, who feel that their voice may not have been heard, or that their value is not appreciated in the association. So our executive committee will first of all engage with them. We are only strong as our members are. And we need to re-engage with them and re-emphasize that they are a valuable asset to the association, that their ideas matter, that their voice matters. And that is one aspect that we will definitely work on, is re-engaging with all our members all across Pakistan. Sorry. How do we go about doing that? Regional presence. That is one idea that we think that we should. There is this misconception that HDAP is a Karachi-based organization, that mostly people from Karachi are the ones who are running the show. And this misconception can only be finished or can be diminished by making each regional hub for HDAP a strong one, so that they know that they don't have to refer to Karachi all the time. That somebody in Lahore, somebody in Rawalpindi, somebody in Peshawar, somebody in Quetta, the HDAP offices there, inshallah ta'ala, they are as good, as committed in making sure that the members' problems who live in those areas, that their issues are resolved. So we have to increase the regional presence, and I'm lucky that in this year's board executive committee, we have members who are hailing from Lahore. Zafarullah Alvi Saab is from Lahore. He has a huge role to play in this regard. Mian Abid Saab from Faisalabad, he has a huge role to play in this regard. North, in Rawalpindi, we have our previous chairman, Naeem Chaudhry Saab is there, Muhammad Shahbaz Saab is there. So we will avail the experience of all these people and make sure that we actually create regional hubs, and by which members feel that they actually belong to this association. It's not just Karachi. There's also some misconceptions that it's an IVD association, that surgical disposables, for example, or medical devices are not given that much of a consideration, and it's mostly an IVD-driven association. That is a misconception that we want to change. The fact that I run a medical device company, we mostly sell surgical disposable products, is a testament to the fact that that's not the case. And hopefully in these next 2 years, we will try to remove this misconception as well. Another aspect in how we make our association stronger is we actually establish a legal counsel for all our members. If you are a first-time importer registering your products, if you have any concerns regarding your business, be it taxation, be it labor, be it any aspect in which you need legal assistance, HDAP will, inshallah, provide you a legal forum by which you can talk to lawyers, get their opinions for free. Now, if you want to take a matter further and if you want to go to court, that's a different matter altogether. But we will give you that assistance, any aspect of your business. That is a resource that should be established, and inshallah will be established. What happens when you don't listen to your members who are disgruntled, for example, or who feel that they are not being heard, is that they start creating their own associations. And that is one of the things that is happening recently. I've come to my knowledge that there are associations who are being formed which are also covering issues like medical devices. Our desire, our executive committee will be committed to, first of all, getting them back on board. But we also have to face the reality that they may not come back, that they will create these associations. So then
our task should be then to bring these associations on the platform of HTAP, and that is possible. Because down the line, the issues that Masood Saab has discussed, sales tax exemptions, for example, that is something where we all need to be unified. And instead of debating with them on their existence or debating with them on whether they should carry on with their associations or not, it is better to engage with them and bring them together so that we can fight on certain issues together as a whole industry. Financial stability, I was just seeing the balance sheet, and mashallah, Masood Saab and under his tenure has done a wonderful job in his executive committee, and we will ensure that financially we are stable. We are not an income-driven company, it's not a profit entity, but we need to work, the main way we sustain ourselves is through memberships. And that is one of the goals of this executive committee, that we have to increase the number of members. So that is one aspect of financial stability. Can we please, oh sorry, I'm the one who has it. Okay, so these are just some aspects of how we want to improve things from the inside. And naturally, there are certain goals that we have for the whole medical industry that we want to focus on. Masood Saab touched briefly on the subject of extensions, and as I was saying earlier, that whatever the previous board has done or executive committee has done, and it has been good, we want to carry that forward. So as Masood Saab was saying, that work has been done by the executive committee in ensuring that we get this extension, and we will also be working on that it happens very soon. Sales tax exemption. Now, this is a tough one. We all want it. We all are sailing in the same boat. But it is, I would not say it's not possible, but it requires, again, it requires a lot of effort and work, and we need to do our homework properly. We can't just go and say, please give us an exemption. It doesn't work like that. So as long as we do our homework properly, we need to make them realize that we are not any different. First of all, we need to ensure that they understand that we are an industry. The government sometimes thinks of us as just merely traders. And industry is often misconceived as long as you have a factory, you are churning raw material into a finished product, it is an industry. And that is a misconception. The whole ecosystem of which includes the importer, the manufacturer, the distributor, the whole supply chain is part of the ecosystem, which is referred to as the industry. So we need to work on this aspect first to make them realize that we are an industry. And then we have to, tell them that why are we treated differently to pharmaceuticals when our customers are the same? Why is it that just because, fine, they have 700, 800 pharmaceutical units, their product at the end of the day goes to the hospital, to the clinic, to the medical stores, so do ours. So why are we treated differently? And that is something that we have to emphasize with them. And if not, 100% exemption would be great, but we have to be practical and see if we can even come to the same exemption levels that they're giving to pharma, I think it'll be a victory in itself. So that is something we will focus on. Adnan Saab spoke about this. Abid Saab has been working on this, on simplification of forms. We will continue with this work and make sure that this happens. Import substitution. I've been asked to speak on different gatherings of Saman Shifa Foundation on this subject. It's doable. There are a lot of importers who would like to become manufacturers, but at the end of the day, the government needs to support the whole industry in this regard. They need to introduce certain reforms by which an importer actually has the benefit of
becoming a manufacturer, putting aside whatever the political situation or the uncertainty of the country is. So we will work towards that to ensure that whoever is interested in becoming a manufacturer is given the full benefits of becoming one. So these are just some of the things that, issues that we discussed as part of the executive committee. There will be more issues that will come in the future. There's a lot of fine-tuning needs to be done, but this is just to give you a glimpse as to what this committee plans to do over the next 2 years. One last thing, as an association, I feel that we haven't utilized the social media at all. If you compared us to other associations, I think that's one aspect we would like to improve ourselves on. It's a huge tool in communicating your issues, and that is also something that we will definitely start working on come October 1st. So thank you once again for, and lastly to the members, I would just like to give you a solemn promise on behalf of the whole committee that we are here to solve your problems. We are sincere in our efforts. We will leave no stone unturned in ensuring that all issues get resolved. Some issues do take time, and that is just part of the process. But when we leave after 2 years, what we would like to hear is that we gave it everything and we did a lot. Thank you very much for your time. Thank you. Wish you and your new committee all the best for this future endeavor. The next agenda is question and answer session, जो कि हमारी हर AGM का part होता है. I'm sorry, I left one bit out. I would like to introduce our Senior Vice Chairman, Mr. Shahan Irshad Ali, if you please would like to come on the stage. And I would like to introduce our Vice Chairman, Mr. Zarfullah Alvi. Please, Saab, aap please aaiye, stage pe aaiye, please. My honest mistake, I'm very sorry. Mr. Shahan has more experience of being in HDAP, so I would, if you'd like to say anything, please. Go ahead. Thank you very much. Thank you, Umar. And आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये इज़्ज़त दी, ये मौका दिया. डे वन से हमारी कोशिश यही है कि इंडस्ट्री के तमाम चैलेंजेस को हम अपना ज़ाती चैलेंज समझते हुए, अपने कारोबार का चैलेंज समझते हुए आगे टेकअप करें और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करें. उमर ने जो बात सबसे आखिर में कही, हमारे चेयरमैन साहब ने, कि आप इंशाअल्लाह अगले 2 साल के लिए देखें. इंसान रिजल्ट्स की गारंटी भले ना कर सके, लेकिन इंशाअल्लाह अगले 2 साल में आप हमारी इस कमेटी से ये शिकायत नहीं पाएंगे कि आपने कोशिश नहीं की. इंशाअल्लाह आप हमारी कोशिशों में, हमारी एफर्ट्स में किसी किस्म की कोई कमी नहीं देखेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी काम करें आप सबके चैलेंजेस को देखते हुए करें और किस तरीके से हम इस एसोसिएशन को आगे ले जा सकते हैं. हमारी ये कोशिश इंशाअल्लाह जारी रहेगी. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें मौका दिया. मसूद भाई और चौधरी नईम साहब और डॉक्टर ज़फ़र हाशमी साहब का एक अपना तजर्बा है. इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए इंशाअल्लाह ताला हम उमर साहब की क़यादत में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे. अपनी पूरी एफ़र्ट लगाएंगे कि अपनी ट्रेड के लिए कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर कर सकें. जैसा कि पहले इन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल्स की, लेकिन लोग बहुत सारा लिखते थे. और जैसे अलीम भाई ने कहा कि ज़फ़र साहब बहुत लिखते थे, लिखते इतना थे कि हम पढ़ के थक जाते थे.
लेकिन ये भी एक काम है लिखना, अपने काम को छोड़ के अपनी जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसको भूल के अपनी ट्रेड के ग्रुप में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जायज़ कोई नाजायज़ क्वेश्चन आंसर करना, कोई सवाल पुट करना, तो जहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आंसर्स भी होते हैं। अब ये हमें क्वेश्चन कहते हैं करेंगे, हमें नहीं, हम इनको ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन हम इतना वादा ज़रूर करते हैं कि उमर साहब और हम सब मिल के जो हमारी नई टीम बनी है, हम इन सब की क़यादत में और आप सब की क़यादत में हमेशा मैं कुछ नहीं होता, हमसे ही होता है, और हम सब मिल के करेंगे और ऐसी एफर्ट करेंगे कि इंशाल्लाह इस 2 साल में जो होगा, अगली दफ़ा जब हम यहाँ होंगे तो आप लोग हमें मुबारकबाद देंगे कि आपने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपकी दुआओं के तलबगार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. The next agenda is the question and answer session. I would like to invite Mr. Adnan Siddiqui on the stage, along with the Masood Saab, to moderate the question and answer session. Please, Adnan and Masood bhai, agar aap stage pe aa jaye. Present mic. जनाब शुरू करें। The forum is open for any question answer, ताकि हम जो हमने लास्ट 2 years में किया है, अगर उसमें हमने कोशिश तो की है तमाम आप लोगों को बताया जा सके, क्योंकि we just need 10 minutes, ताकि उसके बाद डिनर का प्रोग्राम है एंड फिर कवाली नाइट इंशाल्लाह। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहें, दनान एंड मीज़ यहाँ हाजिर हैं और हमारे अहमद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, प्लीज़। मेरा ख्याल है कि ब्रीफिंग इतनी अच्छी ऑलरेडी हो चुकी है कि शायद कोई सवाल बचा नहीं है कोई सवाल? मसूद, खाने का मेन्यू क्या है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि मैं अभी यही देखने गया था, अच्छा खासी चीज़ें हैं आपके लिए, फिक्र ना करें, क्योंकि वही है। एक क्वेश्चन शाहान साहब से, आपने जब कहा कि कोशिश में कोई कमी नहीं होगी, तो ये गैर सियासी कमेंट है, लेकिन मुझे शहबाज शरीफ याद आ गया। देखिए, मेरा एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि जैसा भी हमने ये बात की कि फार्मास्यूटिकल जिस तरह मेडिकल डिवाइस है, दे आर एज सिमिलर टू द फार्मास्यूटिकल या ड्रग्स प्रोडक्ट। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं मेडिकल डिवाइसेस, दे आर क्वाइट डिफरेंट कंपेयर टू द सिंपल ड्रग, और हमें इस चीज़ को ड्रैप को रियलाइज़ कराना चाहिए और जाके एम्फेसाइज़ करना चाहिए कि देखें, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आज से 70 साल पहले जो फार्मूलेशन थी या जो केमिस्ट्री थी, इट्स रिमेन द सेम। नया मॉलिक्यूल आता है तो बात होती है, मगर हमारे मेडिकल डिवाइस में देयर इज़ अ मॉडिफिकेशन और चेंज जो है वो बहुत ही रैपिड है। तो अगर एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होती है, वो 70 साल तक भी वही चलती रहेगी, मगर मेडिकल डिवाइसेस में ऐसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमें इसको लीड लेना चाहिए और उनको रियलाइज़ कराना चाहिए कि मेडिकल डिवाइस इज़ समथिंग डिफरेंट, और उसको डिफरेंट तरीके से उसको ट्रीट करें। और ये ना हो कि अगर एक रजिस्ट्रेशन जो है क्विक चाहिए तो उसके लिए 2-2 साल और 3-3 साल लगे। तो मेरा ख्याल है ये कमेटी को मेरी एक सजेशन है कि इस चीज़ को जो है ना ज़रूर टेकअप करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आबिद। एंड आपको पता ही है कि आप भी इसका पार्ट रहे हैं जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। आई थिंक दिस में बी द नेक्स्ट कमेटी इसको करेगी इंशाल्लाह। और हमने भी ये कोशिश की है कि वी जस्ट वांट टू रियलाइज़ दैम के मेडिकल डिवाइसेस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे रेगुलेटर्स हैं वो मोस्टली फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो उनको समझाने में ही मेरा ख्याल है आधा साल गुजर गया कि हाउ डिफरेंट इज़ मेडिकल डिवाइसेस एज़ कम्पेयर टू फार्मा। तो मुझे उम्मीद है कि अब काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं हालात वहाँ पर, और वी विल ट्राई अवर बेस्ट। बाकी न्यू कमेटी जी हिदरान। नेक्स्ट क्वेश्चन एनी? अस्सलाम वालेकुम जी।
सर आपको क्या लगता है कि आपके टेन्योर में व्हाट हैज़ बीन मिस्ड, जो आपको लगता है कि अगर ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता तो रिजल्ट्स कुड हैव बीन डिफरेंट या बेहतर हो सकते थे, या कोई चीज़ ऐसी जो आपको लगता हो कि मिस हो गई, हमें उसको इस टाइम पे टेकअप करना चाहिए था तो वो रिज़ल्ट हमें टाइमली मिल जाते हैं? होता है ना कभी इंसान, ऑफ कोर्स आई थिंक उमर ने जो बात की ना, वो आई थिंक वी डिडंट यूटिलाइज द सोशल मीडिया प्रॉपरली। मुझे ये फील हुआ कि शायद सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मीडिया है, हम शायद उसको नहीं कर सके HDAP को इतना ज़्यादा प्रोपिगेट। कि जब मैं गया टीवी के प्रोग्राम में वो ज़रा हटके में, तो वो उन्होंने फज़लुल्लाह साहब ने मुझे पहला क्वेश्चन ये किया कि हमने नहीं सुना HDAP के बारे में, एंड इट्स रियली अ सरप्राइज़ कि इतनी बड़ी मेडिकल डिवाइस के लोग हैं आप लोग, लेकिन हमने नहीं सुना इसके बारे में। तो वो मुझे उस वक्त फ़ील हुआ कि वी शुड हैव, आई थिंक सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो आई विल रिक्वेस्ट, सब सरमद हैं, बाकी लोग हैं, कि इसको हमारे इसके फेसबुक पेज बने, इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे इसको प्रॉपरली, और जितने भी हम एक्टिविटीज़ करें वो प्रॉपर लिंक्डइन पे हो। तो ये एक मुझे मिस किया। बाकी तो वी ट्राइड आवर बेस्ट। आपको अंदाज़ा ही है कि इस्लामाबाद में ड्रैप के पास जो एक्सेस था वो काफ़ी हद तक हमने कोशिश की किया जाए, लेकिन एक पिछले लास्ट 1.5 ईयर में वो प्रॉपरली कोई हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं आ सका। तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा। हमने जो लास्ट गवर्नमेंट, फैसल सुल्तान सब तक तो हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे, और हम लोग डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट व्हाट्सएप पे भी एक्सचेंज कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब वो हमारे लियारी वाले साहब आए, तो हमने, टू बी वेरी फ्रैंक, हमने बिल्कुल कोशिश नहीं की उनसे मीटिंग करने की। उसकी वजह भी डिफरेंट थी। आपको पता ही है कि फार्मा इंडस्ट्री में क्या क्या उस दौरान में होता रहा, और अभी भी पिछले 1-1.5 साल से। तो ये शायद हमसे मिस हुआ कि हम 1-1.5 साल तक प्रॉपरली हेल्थ मिनिस्ट्री से इंगेजमेंट नहीं कर सके जो हम चाहते थे कि करना। तो लेट्स होप कि इस दफ़ा अगर ये हेल्थ मिनिस्ट्री कोई बेहतर हो जाए। जी, आई थिंक जहाँ तक हेल्थ मिनिस्ट्री का ताल्लुक है उसको शायद अबॉलिश कर रहे हैं, तो जब वो ख़त्म हो जाएगी तो एक तरह से हमारी प्रेजेंस या हमारी जो वॉइस है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, बिकॉज अब हेल्थ मिनिस्टर यूज्ड टू बी द बिगेस्ट एडवोकेट। तो आई थिंक ये चैलेंज आएगा, and we'll have to find a way around it. But Yep. I think health ministry is not going to last very long. Ministry of Health ही ख़त्म हो रही है। वो एक गैप रहा ना डॉक्टर साहब, वही हम बता रहे हैं कि जब से वो पिछले लास्ट 1.5 ईयर से, क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्ट्री ही नहीं, और अब तो वैसे ही उन्होंने वो ख़त्म कर दी है। जी जी, एक तो अभी हमारे जो एसोसिएशन बनी है, जब से मैं फील कर रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इटसेल्फ, उनका भी एक बड़ा रोल है मेडिकल डिवाइसेस में। देयर आर मेनी कंपनीज हु आर इन दी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। तो हमने उनको क्या लेके नहीं चले, वो अब उन्होंने अपनी बिल्कुल डिफरेंट एक एसोसिएशन बनाई है। ठीक है, कुछ एक आध मेंबर हैं वो हमारे पास, लेकिन हमारी उनके साथ वो एसोसिएशन नहीं है कि वो एफ़र्ट्स हम मिल के कर सकें। और उन लोगों का एक्सपीरियंस है इन लोगों को हैंडल करने का, तो हम क्या मतलब नई स्ट्रेटजी क्या होगी कि उनको हम साथ लेके चलें। और अमीर साहब, अगर उसमें देखें तो जो लोग फार्मा कंपनीज़ वाले हैं और जो मेडिकल डिवाइसेस में, अब तकरीबन सारे ही हमारे मेंबर्स हैं। अगर आप उसमें देखें फार्मीवो वाले, दे आर वेरी गुड इन फार्मास्टी, वो मेडिकल डिवाइसेस में। और भी अदनान, इफ़ यू रिमेंबर सम नेम्स के जो फार्मा कंपनीज़ जो मेडिकल डिवाइसेस में हैं, तो वो तमाम के तमाम हमारे मेंबर्स हैं। यस, इंगेजमेंट उनके साथ इस हद तक नहीं हो सकी। आई थिंक वो एक सेकंड चीज़ है जिसको हम एडमिट कर सकते हैं कि यस, वो हमने बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं किया। अदरवाइज़ हम कुछ ऐसी कंपनीज़ जो फार्मा वाली इसमें आना चाहती हैं उनके साथ किया जाए। तो नेक्स्ट आई थिंक उमर, दैट मे बी वन ऑफ द थिंग्स जो आपने लिखा ही था कि हम डिफरेंट एसोसिएशन के साथ काम करेंगे। तो ये एक चीज़ है जिसको लेकिन खान साहब, इसमें ये भी बात है कि दो ऐसा लगता ज़रूर है कि फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस जो कि एक ही तरीके से हेल्थ केयर को ही सर्व करते हैं, तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल ऐसी होनी चाहिए जो कि मेडिकल डिवाइस में भी डील कर रही हों। लेकिन आप वर्ल्ड वाइड अगर आप इसका ट्रेंड चेक करें तो आपको नजर आएगा कि ऐसा नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि फार्मा में भी हैं एंड मेडिकल डिवाइसेस में, वेरी फ्यू आउट ऑफ ओवरऑल मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज या आउट ऑफ ओवरऑल फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो सम हाउ मेडिकल डिवाइसेस और फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती ही जनरली बहुत कम ऐसी जो साथ हों। बहुत सारी नई कंपनीज इस इंडस्ट्री में आ रही हैं और वो मेडिकल डिवाइस का बिजनेस भी वो शुरू कर रही हैं, या मतलब बस ये टास्क आपको दे देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 ईयर्स अमीर साहब इसको इंगेज करेंगे बाकी लोगों को। किसी को
जी, एनी क्वेश्चन लास्ट, उसके बाद फिर हम Your attention, please. You have said that there are 173 members of HDAP. Now the new chairman has delivered his speech in English, which was very impressive. I am very, very impressed with his speech, and I feel that he has got young blood in him. So I would advise all HDAP that you should also focus on some exporters also. Our country needs foreign exchange. We all are talking about imports and imports since Pakistan is made. I would request you to please try your best to encourage some exporter like HDAP or anything like that. श्योर सर, ज़रूर. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ताल्लुक सर्ट फार्मास्यूटिकल से है. बेसिकली हम लोग फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस, हेल्थ एंड ओटीसी के अंदर डील कर रहे होते हैं, बायोलॉजिकल्स के अंदर. मेरा कंसर्न ये था कि हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करी है अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले. तो यहाँ पे जिस तरीके से फार्मा की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की एक पॉलिसी बनी हुई है, इस तरीके से मेडिकल डिवाइस की कोई जो है ना अलग से पॉलिसी नहीं बनी हुई. आउटसोर्सिंग का थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है मेडिकल डिवाइस रूल्स के अंदर, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर जो है ना पॉलिसी नहीं बनी हुई. क्योंकि कुछ इंडस्ट्री या कुछ जो है ना बिजनेस हैं ऐसे कि जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी क्लियर पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से जो है ना वो यहाँ से नहीं करवा रही, सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं. देखिए, ये वन ऑफ द एजेंडा जो शायद मैं मिस कर गया बताने के लिए, हमारी 2-3 इस पे मीटिंग्स हो चुकी हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी टोल्ड ड्रैप के साथ कि जी फार्मा में जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या वही हम अलाउ करते हैं, तो हमारे मेडिकल डिवाइसेस में उन्होंने ये अलाउ नहीं किया हुआ है. तो ये वन ऑफ द एजेंडा है जो इसको करवाना है, क्योंकि एवरीवन कैन नॉट बी अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना. और इसमें दुनिया भर में मेडिकल डिवाइसेस में कम लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बाकी तमाम के तमाम उसके जो है ना वो थर्ड पार्टी बनवा के मार्केटिंग कर रहे होते हैं. तो पाकिस्तान में भी ये नहीं है और हमने उनसे कहा है सीईओ साहब से. आई थिंक ये वन ऑफ द एजेंडा है जिस पे करना है. यस, जो हमारी इस ड्रैप के साथ जो मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर उसमें हमने लिखा भी है, लेकिन अभी स्टिल अभी तक ये नहीं हुआ है. लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट, इसको फ्यूचर में करना ही करना है डेफिनेटली. वी हैव ऑलरेडी. आई थिंक आप लोगों के और खाने के दरमियान सिर्फ ये सवालात हैं. जी जी. और एक अहमर ज़मान का वोट ऑफ थैंक्स है, मेरा ख्याल है कि तशरीफ़ लाइए अहमर ज़मान जी हमारे. एक मसूद भाई सवाल तो नहीं है, लेकिन ये कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर कुछ 1-2 एपिसोड्स थे जिसके अंदर ये डिस्कशन हुआ कि जो ड्रग एक्ट है और इसी तरीके से हमें एक मेडिकल डिवाइस एक्ट को भी प्रमोट करना चाहिए. जी, मेरा ख्याल है ये ड्रग एक्ट इतना हार्श है कि अगर उसको मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए तो यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी शख्स शायद उसको अफोर्ड ना कर सके. तो मेरा ख्याल एक कमेटी, यहाँ पे आपने पिपरा का भी जिक्र किया, वो मैंने देखा, शायद वो ओवरसाइट हो गया कि हमारे पास एक ऐसा फोरम बनना चाहिए, एक ऐसी कमेटी बनना चाहिए जो मैं नहीं समझता कि इमीडिएटली तो कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी, लेकिन ये कि इन द लॉन्ग टर्म कम से कम एक्नॉलेजमेंट तो स्टार्ट हो जाएगी कि हमें डिवाइसेस एक्ट को किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और उन सज़ाओं को स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल के ऊपर अप्लाई होती हैं वो हम उसकी इंटाइटलमेंट नहीं रखते. तो काइंडली इसको ज़रा देखिएगा ज़रूर. आई थिंक वेरी गुड सजेशन. और हमने इस पे पहले बात भी की थी कि हमने कोर्ट में इसको बाकायदा चैलेंज करके, और ये वाली जो उन्होंने सज़ाएं रख दी हैं जो फार्मा वाली, वो मेडिकल डिवाइसेस में किसी भी तरीके से लागू ही नहीं होती हैं, क्योंकि वो वही जो आबिद ने बात की कि मेडिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को उन्होंने आलमोस्ट उसी तरह कर दिया है. तो दिस इज़ वन ऑफ आल्सो पार्ट ऑफ आवर एजेंडा. टोटली एग्री, और ये पार्ट ऑफ आवर एजेंडा भी है. बट इट इज़ जस्ट कि जब हम बात करते हैं तो हमारे पहले वाले इतने ग्रेव इशूज़ होते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट में डेफिनेटली इसकी बारी ज़रूर आनी है. बट ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड टॉपिक है. ठीक है, कोई और सवाल तो नहीं है? चलें जी, मेरे ख्याल सवाल ख़त्म हो गए, तो इस बात से अपने बात को हम ख़त्म कर दें कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते. सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते. थैंक यू. आने वाले सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो मुल्क के तूल और अर्ज़ से आए हैं, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, फैसलाबाद से, लाहौर से. और इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम AGM में कोशिश करेंगे कि पेशावर और कोयटा की नुमाइंदगी भी हो. तो इन सारे साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग आए हैं, और फिर इन सब की तरफ से हम मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया हमें कि ये एक
बहुत सारे सालों से ज़रूरत थी कि हम मेडिकल डिवाइसेस में एक पूरा पाकिस्तान हमारा इकट्ठा होता, और ये जो हमारे साथी हैं जिनकी ये एफ़र्ट्स है, हम इन सब हाल की तरफ से इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया AGM का। और अब सारे साथियों से गुजारिश है कि डिनर तैयार है, तो मेरे ख्याल से डिनर के लिए चला जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Chipis. Hello, Chipis.